अपनी लड़ाई लड़ रहे थे बाबा साहब जब इस व्यवस्था के खिलाफ, जो गैर बराबरी की व्यवस्था है, जो अन्याय, अत्याचार, अपमान की व्यवस्था है, जिसको एक शब्द में हम मनुवाद की व्यवस्था बोलते हैं, उस व्यवस्था के खिलाफ जो संघर्ष कर रहे थे, उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को जाना, समझा, और जो हमारा पिछले उन 200-250 साल के संघर्ष को एक मुकम्मल मुकाम पर पहुंचाकर, चाहे वो संघर्ष के रूप में हो, चाहे वो सिद्धांतों के रूप में हो, और चाहे संविधान की रचना करके एक आने वाले भारत के, एक आने वाले महान भारत के भविष्य की संरचना या उसका ब्लूप्रिंट बना देने वाली बात का मतलब है लोकतंत्र। लोकतंत्र जनतंत्र है, जहां आम व्यक्ति का शासन है, और अगर हम इसको बुद्धिस्ट फिलॉसफी के साथ जोड़ें तो यह गणतंत्र है, जो गण व्यवस्था यहाँ पे पुरानी रही है। बुद्धिस्ट बाबा साहब ने खुद संविधान सभा में इस बात को कहा था कि लोकतंत्र कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमारे लिए अनजान हो या हमारे लिए कोई नई चीज हो। हमारा एक लोकतांत्रिक इतिहास रहा है, और बुद्धिस्ट जो पीरियड था उस समय पे बहुत सारे गण। डेमोक्रेसी इन इंडिया इज टॉप ड्रेसिंग, टॉप मतलब ये बहुत सतही है। डेमोक्रेसी इन इंडिया इज टॉप ड्रेसिंग इन एन एसेंशियली अनडेमोक्रेटिक सोसाइटी। अपने आप में एक विलक्षण, इसको इनक्रेडिबल हम कह सकते हैं कि आज 2 मई है, पूरे अप्रैल इस तरह के कार्यक्रम होते रहे हैं, अभी ये मई में भी एक्सटेंड हो रहा है, मई में भी इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अवसर कितना महत्वपूर्ण है, कितनी इंपॉर्टेंस है इस खास अवसर की। क्योंकि मेरा जो या आज जो सेमिनार का टॉपिक है, टाइटल है, वो एक स्पेसिफिक टाइटल है, और मैं टीचिंग से संबंध रखता हूँ। थोड़ा बहुत साथियों के साथ बातचीत होती रहती है, कभी कभार अवसर मिलता है उस तरीके से बात को रखने का। तो ये जो विषय रखा गया है डॉक्टर अंबेडकर और लोकतंत्र, शायद इससे खूबसूरत, इससे ज़्यादा रिलेवेंट कोई टॉपिक हो नहीं सकता था आज के समय में। बाबा साहब जब अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, बाबा साहब जब इस व्यवस्था के खिलाफ, जो गैर बराबरी की व्यवस्था है, जो अन्याय, अत्याचार, अपमान की व्यवस्था है, जिसको एक शब्द में हम मनुवाद की व्यवस्था बोलते हैं, उस व्यवस्था के खिलाफ जो संघर्ष कर रहे थे, उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को जाना, समझा, और जो हमारा पिछले 200-250 साल का जो संघर्ष था, उन 200-250 साल के संघर्ष को एक मुकम्मल मुकाम पर पहुंचाकर, चाहे वो संघर्ष के रूप में हो, चाहे वो सिद्धांतों के रूप में हो, और चाहे संविधान की रचना करके एक आने वाले भारत के, एक आने वाले महान भारत के भविष्य की संरचना या उसका ब्लूप्रिंट बना देने वाली बात हो, तो बाबा साहब ने हमको एक जिसको कहना चाहिए कि निर्णायक मोड़ पे हमें वो ले आए। जो हमारा अभी तक का संघर्ष था, बाबा साहब से पहले का जो संघर्ष था, उसमें आप जानते हैं कि बहुत सारे साथियों ने, बहुत सारे ऐसे नोन एंड अननोन सोशल रिवोल्यूशनरीज हु सैक्रिफाइस ऑल देयर लाइफ, बट दे वर in different parts of the country and really were not centralized, were not known to most of us. But बाबा साहब ने अपने उस तीक्ष्ण ज्ञान के सहारे, बाबा साहब का जो एक कह सकते हैं कि जो सम्यक दृष्टि थी, उसके सहारे इस आंदोलन को सेंट्रलाइज कर दिया, और अपनी पूरी की पूरी फिलॉसफी, जिसको हम आज अंबेडकरवाद के रूप में जानते हैं, उस अंबेडकरवाद के द्वारा इस पूरी की पूरी फिलॉसफी को बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही क्लियर टर्म्स में, जैसे कि हम तथागत की बात करते हैं, तथागत बुद्ध की बात करते हैं, ऐसे और बहुत सारे बाद में हमारे क्रांतिकारी लोग हुए हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों को समझना, उन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी करना और फिर उसके द्वारा आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल काम था, क्योंकि बाबा साहब उच्च कोटि के विद्वान थे, हर चीज़ को अच्छे से पढ़ा, हर चीज़ को अच्छे से समझा संघर्ष के द्वारा। इसलिए जब उन्होंने अपना लिटरेचर तैयार किया, तो वो लिटरेचर उसमें ना सिर्फ ऐतिहासिकता है, बल्कि उस ऐतिहासिकता से सबक भी सीखा गया है, क्या आगे हो सकता है। सो वो
इतिहास को समझ के इतिहास को बनाने का एक बहुत ही मुकम्मल विचार बन जाता है अंबेडकरवाद के रूप में। और उन्हीं में एक बहुत खूबसूरत कंसेप्ट है, वो है डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी सीधी सी बात है कि अगर आप किसी देश पे आक्रमण भी करने जा रहे हैं, मुझे याद है 90s में इराक पे आक्रमण हुआ था बुश एंड others के द्वारा। So when they were attacking Iraq, they were saying we are going to democratize them. हम वहां पे लोकतांत्रिकरण के लिए जा रहे हैं। मतलब कोई अगर तानाशाह भी है, कोई अगर ऑटोक्रेट भी है, वो भी अपने आप को लोकतांत्रिक बताता है। वो भी अपने आप को कहता है कि भाई मैं डेमोक्रेसी का सम्मान करता हूं। ये कभी 2-2.5 हजार साल पहले या कुछ लोग बीच में भी इस तरीके से बोल रहे होंगे कि लोकतंत्र स्वीकार्य नहीं है। जैसे पॉलिटिकल साइंस के जो हैं वो जानते होंगे, प्लेटो या अरिस्टोटल जैसे लोग डेमोक्रेसी को पसंद नहीं करते थे। अभी भी बहुत सारे लोग डेमोक्रेसी को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन बहुत कम संख्या उनकी है जो पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अमूमन अब कोई व्यक्ति अपने आप को अनडेमोक्रेटिक कहलाना पसंद नहीं करता है। अगर वो अपने आप को अनडेमोक्रेटिक कहलाना पसंद कर रहा है तो सीधी सी बात है कि वो जो समय की धारा है उसके साथ नहीं बह रहा है, समय की धारा के विपरीत बहने का प्रयास कर रहा है। और यकीन मानिए खत्म हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब है लोकतंत्र। लोकतंत्र जनतंत्र है जहां आम व्यक्ति का शासन है। और अगर हम इसको बुद्धिस्ट फिलॉसफी के साथ जोड़ें तो यह गणतंत्र है, जो गण व्यवस्था यहाँ पे पुरानी रही है। बुद्धिस्ट बाबा साहब ने खुद संविधान सभा में इस बात को कहा था कि लोकतंत्र कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमारे लिए अनजान हो या हमारे लिए कोई नई चीज हो। हमारा एक लोकतांत्रिक इतिहास रहा है। और बुद्धिस्ट जो पीरियड था उस समय पे बहुत सारे गणराज्य थे। उस समय पे जो संघ की व्यवस्था थी वो भी गणतंत्रात्मक थी, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था थी। तो वो कहते हैं कि मैं वहां से इस लोकतंत्र को ले रहा हूं। इसीलिए बाबा साहब जब लोकतंत्र की बात करते हैं तो हमें इसको थोड़ा सा इस रूप में समझना पड़ेगा कि ये लोकतंत्र कोई सरकार बनाने का यंत्र नहीं है मात्र, सिर्फ सरकार बनाने का यंत्र मात्र नहीं है, बल्कि उससे भी कहीं आगे की चीज है। दैट इज व्हाई डॉक्टर अंबेडकर सेज डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट पॉलिटिकल बट मोर देन दैट इट इज सोशल। एंड व्हेन ही सेज इट इज सोशल, दैट मीन्स आप को हर, चाहे किसी भी उम्र 18 साल से ऊपर के हैं, आप किसी भी जाति धर्म भाषा क्षेत्र के व्यक्ति हैं, अमीर हैं गरीब हैं, आपके पास शिक्षा है या नहीं है, हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार मिल गया है। हर व्यक्ति को अपने उस अधिकार को एक्सरसाइज करके अपनी पसंद की सरकार बनाने का अधिकार मिला हुआ है। लेकिन बाबा साहब के लिए लोकतंत्र यहां सिर्फ शुरू होता है। असली लोकतंत्र का मतलब बाबा साहब कहते हैं कि ये, जैसे कि उनका एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि डेमोक्रेसी इन इंडिया इज टॉप ड्रेसिंग। टॉप मतलब ये बहुत सतही है। डेमोक्रेसी इन इंडिया इज टॉप ड्रेसिंग इन एन एसेंशियली अनडेमोक्रेटिक सोसाइटी। एक गैर लोकतांत्रिक समाज में लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र सिर्फ ऊपर की सतह पे है। जैसे कि हमारे जूते पे पड़ी हुई धूल होती है, बिल्कुल उसी तरीके से बाबा साहब ने किसी और संदर्भ में ये उपमा दी है जूते पे पड़ी हुई धूल की, कि बिल्कुल उसी तरीके से, क्योंकि जैसे ही हम अपने जूते को साफ करते हैं तो उसके नीचे चमक आती है गैर लोकतंत्र की, सामाजिक गैर लोकतंत्र की। यहाँ पे समाज में इतनी ज्यादा गैर बराबरी है, इतनी ज्यादा अव्यवस्था है, इतना ज्यादा अन्याय अपमान और अत्याचार की व्यवस्था है कि राजनीतिक लोकतंत्र बहुत ज्यादा उस तरीके से हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है, उस तरीके से कार्य को नहीं कर पा रहा है जिस तरह की उम्मीद इवन बाबा साहब को थी। उनको भी लगता था कि बहुत जल्दी चीजें शायद सुधरेंगी, लेकिन उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है। तो 2-3 बातें बाबा साहब लोकतंत्र को लेकर किस तरह से कहना चाह रहे हैं कि भाई इट मस्ट नॉट जस्ट बी ए पॉलिटिकल बट इट हैज टू बी सोशल। एंड व्हेन इट हैज टू बी सोशल इट मीन्स कि हमें सिर्फ एक वोट ही नहीं चाहिए बराबरी की, बल्कि हमें एक व्यक्ति भी चाहिए बराबर का। हम जब तक सामने वाले व्यक्ति को अपने बराबर का इंसान नहीं मानेंगे, जब तक हम सामने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व को बराबर नहीं मानेंगे, उसकी मानवीय गरिमा को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक लोकतंत्र काम नहीं कर सकता है, तब तक लोकतंत्र का कोई खास महत्व नहीं हो सकता। और इसको वो दूसरे तरीके से भी कहते हैं कि हमें ये समझना चाहिए कि हमें ना किसी
व्यक्ति से अपना अपमान करने देना है अपनी मानवीय गरिमा के विरुद्ध, और ना ही किसी का अपमान करना है। यह व्यवस्था उन्होंने भारतीय संविधान के द्वारा, खास तौर पे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू इक्वलिटी एंड राइट टू फ्रीडम, इसके द्वारा या सारे फंडामेंटल राइट्स के द्वारा इसको एंश्योर किया गया। लेकिन वो कहते हैं कि भाई ये तो हो जाएगा कि चलिए किसी के साथ भेदभाव ना हो, आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, कोई दूसरा व्यक्ति आपके साथ भेदभाव नहीं करेगा। अगर हमारी कानून की व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है, अगर कानून अपना काम कर रहा है, जो कि रूल ऑफ लॉ आपके यहाँ पे है भी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि कितनी प्रॉब्लम उसके अंदर आती है ये। लेकिन अगर हम मान लें कि ये आइडियल भी हो गया, ये रियली इंप्लीमेंट भी हो गया है, तो सब व्यक्तियों को अगर बराबर का अधिकार मिल भी गया है, तो बाबा साहब कहते हैं कि इससे काम चलता नहीं है। हर व्यक्ति के बराबर होने से कानून का डंडा कब तक चलेगा? ये तो जब आप अदालत में होंगे, जब आप पुलिस में होंगे, या जब आप ऑफिस में होंगे, तब तक चलता जाएगा। लेकिन आप किसी व्यक्ति को अपने बराबर माने, इसके लिए तो स्वयं आपके अंदर एक मानवीय बोध पैदा होना चाहिए। इसके लिए आपको स्वयं दूसरे व्यक्ति की मानवीय गरिमा को स्वीकार करना पड़ेगा। और इसीलिए वो कहते हैं कि इक्वलिटी एंड लिबर्टी से काम चलेगा नहीं, बल्कि इक्वलिटी एंड लिबर्टी के साथ साथ हमें फ्रेटर्निटी भी चाहिए, हमें भ्रातृत्व भी चाहिए। और भ्रातृत्व को लागू करने के लिए कानून का डंडा काम नहीं करेगा। इसके लिए हमें स्वतः, इसके लिए हमारे अंदर मानवीय बोध पैदा होना चाहिए। इंसान को इंसान समझने की एक कुव्वत हमारी होनी चाहिए। और ये समझ जब तक पैदा नहीं होती है, तब तक भारत में लोकतंत्र जो है बिल्कुल उसी तरीके से रहेगा जिस तरीके से चल रहा है, जिस तरीके से चलता आ रहा है पिछले 70-75 साल के द्वारा, जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें बहुत ज्यादा इशू है। इसके लिए कह रहे हैं कि लोकतंत्र को सफल अगर हमें बनाना है, तो कुछ 2-3 बातें, 4 बातें बाबा साहब कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर भारत में लोकतंत्र को सफल बनाना, कंडीशंस प्रेसिडेंट फॉर द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, यू हैव टू हैव नंबर 1 एब्सेंस ऑफ क्लास स्ट्रेटिफिकेशन। एंड व्हेन वी से क्लास स्ट्रेटिफिकेशन, ये जो वर्गों वाला मामला है, ये भारत में वर्गों वाला नहीं है, वास्तव में भारत में वास्तव में जातियों वाला मामला, जिसको कि वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में कहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ लेबर का डिवीजन नहीं होता, बल्कि लेबरर का भी डिवीजन है। दैट हैज टू गो अनटिल अनलेस वी डिस्ट्रॉय द कास्ट। एंड ही यूजेस अ वेरी फैंटास्टिक टर्म, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। आपको साथी जानते होंगे इस बात को कि शायद ही किसी दूसरे व्यक्ति ने भारत में एनिहिलेशन, या हिंदी में उसको अगर मैं कहूं विध्वंस शब्द का इस्तेमाल किया है। ज्यादातर लोग इस्तेमाल करेंगे कि भाई जाति में सुधार, जाति में ये, जाति में वो, जाति में बदलाव, लेकिन बाबा साहब कहते हैं जाति का विध्वंस। इसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है। सुधार करके तो आप इसको और मजबूत कर देंगे, इसका तना और ज्यादा मजबूत कर देंगे। इसको सुधारने की नहीं, बल्कि इसको डिस्ट्रॉय करने की जरूरत है, इसको एनिहिलेट करने की जरूरत है। विध्वंस इसका जब तक नहीं होगा, उन्मूलन पूरी तरीके से नहीं होता, तब तक आप भारत में लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए हमें बहुत जरूरी है कि जो हमारे भारत में एक ये बड़ी प्रॉब्लम है, खासतौर पे भारत का जो समाज है ये जड़ समाज है। खासतौर पे भारत के जो रूलिंग क्लास है या रूलिंग कास्ट है, वो पूरी तरह जड़ है। जड़ का मतलब ये है कि वो बदलाव नहीं चाहती। उसके अंदर जो है व्यवस्था को बदलने की, जैसे एक पॉलिटिकल साइंस में एक कंसेप्ट है, बाबा साहब ने भी इस बात का इस्तेमाल किया है अपने 25 नवंबर वाले उसमें, कि सर्कुलेशन ऑफ एलीट होना चाहिए। सर्कुलेशन ऑफ, अभी जो व्यवस्था को नियंत्रित कर रहे हैं, जो रूलिंग कास्ट एंड क्लास हैं, उनमें परिवर्तन होता रहना चाहिए, जिसको हम कह सकते हैं कि एक चक्र चलता रहना चाहिए। आज आप हैं, कल दूसरा हो जाए, परसों तीसरा हो जाए। तो इससे क्या है, जैसे कि बिल्कुल सामान्य तरीके से सीखें कि अगर एक पार्टी आज सत्ता में है, तो वो उसको इस बात से डर लगना चाहिए कि कल को विपक्षी पार्टी सत्ता में आ जाएगी तो मेरे 5 साल के अकाउंट्स चेक कर लेगी, सोशल ऑडिटिंग हो जाएगी। लेकिन अगर उस पार्टी को यह लग जाए कि अगले 25 साल तक कोई पार्टी सरकार में आने वाली नहीं है, तो फिर वो अपने आप को पूरी तरीके से निरंकुश बना देगी, अपने आप को पूरी तरीके से अहंकारी बना देगी। व्यवस्था में किसी तरह की अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। इसीलिए बाबा साहब कहते हैं कि देयर हैज टू बी ए सर्कुलेशन ऑफ एलीट and especially circulation of elite classes, and it is here Baba Sahab says that you have to be the ruling community of this country,
व्यवस्था जो है उस तरीके से बदलती रहनी चाहिए, व्यवस्था उस तरीके से चेंज होती रहनी चाहिए। जो ये एलीट रूलिंग कास्ट हैं भारत में, उनको परिवर्तन का समर्थन करना चाहिए, उन्हें रेसिप्रोकल होना चाहिए, बदलते समय के साथ अपने आप को बदलना चाहिए। अगर नहीं बदलेंगे तो जो वो एक चैलेंज नहीं करते, जो एक वार्निंग देते हैं कि अगर हमने सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी को ध्वस्त नहीं किया, इसको खत्म नहीं किया, तो हमने जो राजनीतिक लोकतंत्र बनाया है, इस राजनीतिक लोकतंत्र को बहुत जल्दी भारत में खत्म हो सकता है, इसमें समस्या हो सकती है, अनलेस वी हैव इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी इन इंडिया, जिसका अभी भी बहुत ज़्यादा इशू सामने है हमारे। लेकिन ये तभी संभव है जब हम सर्कुलेशन ऑफ एलीट यहाँ पे होती रहे। और एक और चीज उसमें वो कहते हैं कि वी मस्ट डेवलप ए पब्लिक कंसाइंस। पब्लिक कंसाइंस का मतलब ही ये है कि जैसे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में ही वो कह रहे हैं कि हमारी जो नैतिकता है, हमारा जो लगाव है, इवन वो इसके ये तक कहते हैं कि हमारा जो राष्ट्र है वो हमारी जाति तक सीमित है। हमारी जाति का व्यक्ति है तो हम, वो कितना भी बड़ा अपराधी हो, कितना भी बड़ा, इवन यू विल सी मैनी पीपल हु हैव कमिटेड हीनियस कास्ट क्राइम्स, दे आर बीइंग फेलिसिटेटेड बाय देयर कास्ट ब्रदरन्स। क्यों? उनको वो रेपिस्ट नजर नहीं आ रहे, उनको वो मर्डरर नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि उनको वो अपनी जाति का व्यक्ति नजर आ रहा है। इसलिए बाबा साहब कह रहे हैं कि हमें जो है एक पब्लिक कंसाइंस डेवलप करनी पड़ेगी। अगर कोई अपराधी है तो बिना उसकी जाति देखे, अगर कोई मर्डरर है, अगर कोई सोशल क्रिमिनल है, या और भी किसी तरह की कोई गलत बात कर रहा है, तो हमें उसका विरोध करना चाहिए। यहाँ पे हम अपने आप को उस तरीके से, एक टर्म वो यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी डेवलप नहीं कर पा रहे हैं मतलब हम अपने आप को एक नागरिक नहीं समझ पा रहे हैं, हम अपने आप को नागरिक के रूप में आगे नहीं रख पा रहे हैं, बल्कि हम अपने आप को, जैसे आज भी अगर देखें बहुत सारी जगहों पे इस तरह की बात हो जाएगी, बार बार इस तरह से लोग कहते हैं कि भाई कोई जाति के नाम पे, कोई धर्म के नाम पे, कोई क्षेत्र के नाम पे, कोई भाषा के नाम पे अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा है जिसको जैसा लग रहा। लेकिन भारतीय होने के नाते अपने आप को भारतीय नागरिक के रूप में आइडेंटिफाई लोग नहीं कर पा रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी का अभाव है कि हम संविधान को अपना सर्वोच्च, अपना सबसे प्रमुख ग्रंथ ना मान के हम और अपनी सोशियो कल्चरल, पॉलिटिकल या रिलीजियस आइडेंटिटीज जो हैं उनमें फंसे हुए हैं। और बाबा साहब ने जो कहा कि आई डू नॉट लाइक द आइडिया दैट सम ऑफ अस आर सेइंग वी आर Indian first and Hindu, Christian or Kannada or Telugu second. You see, I do not like this idea. I do not want my loyalty to be shared or to come in conflict with my Indian loyalty. हमें प्रथम भारतीय होना है और अंततः भी भारतीय होना है। ये बात बहुत पसंद नहीं कर रहे हैं वो कि कोई अपने आप को ये कहे कि भाई हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख या भाषा के आधार पे है। वी आर इंडियन फर्स्ट एंड इंडियन लास्ट, इंडियन एंड नथिंग एल्स। जब तक ये कंसाइंस हमारे बीच नहीं आएगी, तब तक ये विचार हमारे बीच नहीं आएगा, तब तक हम पब्लिक मॉरलिटी डेवलप नहीं कर पाएंगे, तब तक हम पब्लिक कंसाइंस डेवलप नहीं कर पाएंगे, और तब तक हम कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी या संवैधानिक नैतिकता नहीं बने पाएंगे। और इसका सीधा सा असर पड़ता है अपने लोकतंत्र पे, अपने लोकतंत्र पे, जो इवन राजनीतिक लोकतंत्र है उस पर भी असर पड़ता है। हम जानते हैं किस तरह के इल मीन्स के द्वारा संविधान या किस तरह के मतलब चुनाव, किस तरह का प्रॉब्लमेटिक प्रपोजिशन बना हुआ है, किस तरीके से चीजें सिर्फ प्रोसीजरल तरीके से की जा रही हैं। देयरफॉर इसको कैसे इंश्योर किया जाए, इसको कैसे समझा जाए, तो उसके लिए करेंगे, एक तो हमें ये समझना पड़ेगा कि व्यक्ति जो है वो अपने आप में एक साध्य है। इंडिविजुअल इज एन एंड इन इटसेल्फ। भारत में इस चीज की बहुत ज्यादा कमी है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, ऑब्वियसली पेरेंट्स के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होने लगता है तो फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं, अगर उस मोहल्ले का तो भाई उस जाति का है, थोड़ा सा और बड़ा होने लगता है कि उस गांव का है, और इस तरीके से उसकी अपनी व्यक्तिगत आइडेंटिटी लगभग खत्म सी हो जाती है। और जब आगे बढ़ता है वो, तो फिर वो अपने आप को सबमर्ज मानता है। और आमतौर पे महिलाओं के बारे में तो ये है कि वो चाहे
छोटी हो या बड़ी हो या बुजुर्ग हो, हर समय पे या तो किसी की बेटी है या किसी की बहू है या किसी की माँ है या किसी की सास है, उसका अपना व्यक्तिगत पहचान नहीं है, उसकी अपनी व्यक्तिगत आइडेंटिटी नहीं है। बाबा साहब कहते हैं कि हमें इस व्यवस्था से बाहर निकलना पड़ेगा। ये ग्रुप आइडेंटिटी जो है, कहीं पे जाति है, कहीं पे धर्म है, कहीं पे भाषा है, कहीं पे क्षेत्र है, कहीं पे लिंग है, सो ये जो ग्रुप आइडेंटिटी है ये व्यक्ति को व्यक्ति होने का एहसास नहीं होने देती है। ये व्यक्ति को अपनी उसकी जो मानवीय गरिमा है उसको प्राप्त नहीं करने देती है, और ये सारे हिंड्रेंस जो हैं, ये जो रुकावटें हैं, उसके व्यक्तित्व को विकास को रोकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हर व्यक्ति को अगर नागरिक बनना है तो उसको अपना खुद मुख्तियार बनना पड़ेगा, उसको खुद अपनी हस्ती बनानी पड़ेगी, उसको खुद अपनी एक आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। और ये तभी संभव है तब हम अच्छे से पढ़ें, तब हम अच्छे से रोजगार की तरफ जाएं, अपने अधिकारों के बारे में सचेत हों, अपने कर्तव्यों के बारे में सचेत हों। फिर वही बात आती है कि हम एक अच्छे डेमो हो। डेमो का मतलब है अच्छे व्यक्ति, अच्छे सिटीजन हो। डेमो मीन्स पीपल, डेमोक्रेसी। तो जब तक इस चीज को आगे नहीं बढ़ाएंगे, जब तक व्यक्तिगत रूप से लोग अपनी हैसियत को नहीं समझेंगे, तब तक भारत में लोकतंत्र मजबूत नहीं हो पाएगा। कोई भी व्यवस्था हो, इस बात को बहुत सारे लोग, हम भी कहते हैं, बाबा साहब ने भी खुद इस बात को कहा कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन का अपने आप में कोई खास महत्व नहीं है जब तक कि उसको लागू करने वाले ठीक ठाक लोग ना हो, नैतिक लोग ना हो, ईमानदार लोग ना हो, व्यवस्था में अच्छा काम करने वाले ना हो। लेकिन उसके बावजूद बाबा साहब इस बात को मानते हैं कि लोकतंत्र के सफल क्रियान्वयन के लिए बहुत जरूरी है कि एक ऐसा संविधान होना चाहिए जिसमें आपके राइट्स एंश्योर किए गए हों। जब तक राइट्स एंश्योर नहीं किए जाएंगे और एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो फिर तो और ज्यादा मुश्किल होने वाली है। ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ पे है, बाबा साहब इसको बना के गए हैं। और एक और खास बात वो कहते हैं लोकतंत्र के संदर्भ में कि भाई हमारी जो स्टेट है, जो स्टेट पावर है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, हमारी जुडिशरी है, खासतौर पे 3 हमारे सरकारी तंत्र को चलाने वाली व्यवस्थाएं हैं, ये कहते हैं कि ये पावर कभी भी किसी भी प्राइवेट ग्रुप को डेलीगेट नहीं की जानी चाहिए। कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर एंजॉय करने वाला व्यक्ति, संस्था या संगठन नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह की व्यवस्था कर दी गई है, अगर इस तरह का काम कर दिया गया है, तो वहां पे अनार्की लाजमी है, वहां पे एक भीड़ तंत्र बन जाएगा। और भीड़ तंत्र को आप जानते हैं किस तरीके से, अगर वो थानों में जाके बैठने लगे, वो न्यायालयों में जाके जजों को धमकाने लगे, ऑफिस में जाके ठेके दिलवाने लगे, तो फिर किस तरह की व्यवस्था बनती है, उसका कुछ मुजाहरा हम लोग देख लेते हैं समय समय पे अलग अलग जगहों पे। तो कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी समूह को स्टेट पावर डेलीगेट नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि स्टेट ही सॉवरन है। इसको आप डेलीगेट नहीं कर सकते हैं, लोगों में बांट नहीं सकते हैं ये। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं, और जिसका मैं जिक्र भी कर रहा था, कि बिना जाति को ध्वस्त किए यहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना असंभव है। और क्योंकि लोकतंत्र, जाति जो है हमें समूह में बांटती है, सेपरेट करती है, जोड़ती नहीं है। और वो कहते हैं कि ये एंटी नेशनल है। जाति एंटी नेशनल क्यों है? क्योंकि हम में ये कॉन्शियसनेस ऑफ ए काइंड डेवलप नहीं होने देती है, हमारे अंदर उस तरह की फीलिंग डेवलप नहीं होने देती है जहां पे हम अपने दुख और सुख शेयर कर सकें एक दूसरे के साथ। एक दूसरे पे अगर किसी पर अत्याचार हो रहा है और वो दूसरी जाति का है, तो हमें वो अत्याचार नजर नहीं आ रहा है। अगर उसकी कोई वहां पे किसी तरह की समस्या है तो हम उसको शेयर नहीं कर रहे हैं, और ना ही सुख में शेयर कर रहे हैं। देयरफॉर रिसर्च कि जब तक हम दुख सुख शेयर नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर उस तरह की बात नहीं आएगी। इसलिए ये एंटी नेशनल है। इसको इट डिनाइज मोबिलिटी, इट स्टंट्स एंड इट डिनाइज इंडिविजुअल ग्रोथ। देयरफॉर फॉर ऑल काइंड ऑफ डेवलपमेंट, स्पेशली डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी मस्ट फ्लरिश एंड कास्ट मस्ट गो। इसके बाद 2-3 बातें वो कह रहे हैं कि भाई लोकतंत्र को एंश्योर अगर हम करें तो उसके लिए नंबर 1, किसी भी प्रकार, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि इनइक्वालिटी ना हो, बट ही यूजेस द टर्म ग्लेरिंग इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई एक भारत है और एक इंडिया है, एक ऐसा वर्ग है जिनके, और चेयरमैन साहब आपकी तवज्जो चाहूंगा मैं इस बात पे कि भाई भारत में एक ऐसा भी वर्ग है जिनके यहाँ पे जो उनके घर में रहने वाले कुत्ते हैं वो फ्रांस का केक खाते हैं।
फ्रेंच केक खाते हैं, ऐसा नहीं यहां पे बना हुआ, वहीं से आता है। और कुछ ऐसे भी हमारे बच्चे हैं जो कूड़े में, वहां से जो कूड़ा है वहां से कूड़े में से उस केक को बिन के खाते हैं। और मजे की मतलब दुख की बात यह है कि उस बच्चे के साथ साथ वहां पे कुत्ता भी है, वहां पे सूअर भी है उस कूड़े पे। और ये जो है, कोई मैं वहां की बात नहीं बता रहा आपको पलामू की, आप जो है चाणक्यपुरी में जाके देख सकते हैं इस बात को। जो बड़े बड़े हमारे अधिकारी हैं उनके घर से जो कूड़ा निकलता है, वहां पे एकदम समाजवाद है उस कूड़े को बीनने में सर। वहां पे जानवर भी और इंसान भी साथ साथ ही उसको बीन रहे। तो बाबा साहब कहते हैं कि ग्लैरिंग इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक वहां बैठा और एक यहां पे रेंग रहा है, थोड़ी बहुत हो सकता है उस तरह का, सो इट हैज टू बी। और दूसरी बात कहते हैं कि लोकतंत्र को अगर सफल होना है, और ये पूरी दुनिया में हर व्यक्ति मानता है जो भी थोड़ा सा भी समझदार व्यक्ति है, कि जब तक एक्टिव स्ट्रांग अपोजिशन नहीं होगा तब तक लोकतंत्र काम नहीं कर सकता है। अगर नवीन पटनायक साहब को यह मालूम हो कि भाई 30 साल तक वही चीफ मिनिस्टर बने रहने वाले हैं, तो फिर काहे की अकाउंटेबिलिटी, फिर काहे की रेस्पॉन्सिबिलिटी? जो चाहें वो करें, जो चाहें ना करें। वो किस तरह का लोकतंत्र है? वो तभी संभव है चाहे बुद्धदेव भट्टाचार्य साहब रहे हों या और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। केंद्र में भी अब हमारे तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो ये जो व्यवस्था है, इसको जरूरी है कि स्ट्रांग अपोजिशन होना चाहिए और लोगों में ये रहना चाहिए कि भाई पता नहीं कब हमारी राजनीतिक सत्ता बदल सकती है, तब जाके बात आगे बनेगी। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं लोकतंत्र के लिए, कि जो कॉम्युनल मेजॉरिटी है, सांप्रदायिक बहुमत है, वो कभी भी राजनीतिक बहुमत नहीं बनना चाहिए। मतलब 5 साल के लिए कोई सरकार सत्ता में आती है, फिर दूसरी पार्टी आएगी, दूसरी सरकार आ जाएगी। लेकिन भारत में एक कहना चाहिए कि जो धर्म और जाति का बहुमत है, वो बहुमत स्थायी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर अदला बदली नहीं हो पाएगी, इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। बाबा साहब का बहुत स्ट्रांग ओपिनियन है इस बात को लेके, और उस वजह से अभी बहुत सारे इश्यूज हमारे सामने आ भी रहे हैं। वर्तमान में क्या चैलेंजेस हैं, उन बातों को थोड़ा सा 3-4 बातों को एक लाइन में कह के मैं अपनी बात को समअप करने का प्रयास करूंगा कि लोकतंत्र बहुत खूबसूरत व्यवस्था है, संविधान बहुत अच्छा है, और पिछले 75 साल में मकवाना साहब, चौधरी साहब, हम लोगों ने बहुत जबरदस्त तरक्की भी की है, इसमें कोई शक नहीं है। खासतौर पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप्स जो हैं, उनके बहुत सारे साथियों ने बहुत जबरदस्त तरक्की की है, लाखों की संख्या में। चौधरी साहब शायद इस बात को ठीक से बता पाएंगे, लाखों की संख्या में क्लास 1 ऑफिसर आपके काम कर रहे हैं, करोड़ों लोग रिटायर हो चुके हैं, और बहुत कुछ हम लोगों ने लिया है। इस समय पे कोई भारत का ऐसा पद नहीं है जहां पे आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, सिवाय एक पद को छोड़ के। मैं स्पेशली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप्स की बात कर रहा हूं। सिवाय एक पद को छोड़ के, वो भी इंशाअल्लाह बहुत दूर नहीं है। कभी ना कभी आपकी नजरें अगर उधर पड़ गई हैं तो आपके कदम भी उधर पड़ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। शायद भारतीय लोकतंत्र के लिए वो सबसे खूबसूरत दिन होगा जब भारत का कोई अछूत या आदिवासी समाज का बच्चा या बच्ची भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। ये बाबा साहब का उस समय पे चाहते थे। तो ये चीजें जो हैं, बहुत खूबसूरती का एहसास है। हम सब लोगों को अच्छे कपड़े मिलने लगे हैं, अच्छा खाना मिलने लगा है, अच्छे घरों में रहने लगे हैं, अच्छे हम जो है गाड़ियों में चलने लगे हैं। चीजें काफी अच्छी हुई हैं, लेकिन बहुत कुछ करना अभी बाकी है, बहुत ज्यादा करना बाकी है। मंजिल जो है हमारी बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा महान है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इसलिए हम जो थोड़ी बहुत जो चमक धमक है, उससे उतना ज्यादा मामला जो है बन नहीं पा रहा, उतना खूबसूरती जो है नजर नहीं आ पा रही है। इसीलिए कई सारे लोग कई बार बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं, कई बार बहुत ज्यादा लोग जो है हताश हो जाते हैं। अभी जिस बात का जिक्र हो रहा था कि भाई 94% वर्कर्स इंडिया के अंदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में है, 94%, और मे बी मोर देन दैट। 94% के आसपास अगर प्राइवेट सेक्टर में है तो वहां पे आप सिर्फ क्या सफाई करने वाले ही रहेंगे। वहां पे सीईओ कब बनेंगे, वहां पे मैनेजर कब बनेंगे, वहां पे टॉप क्लास में कब जाएंगे? क्योंकि व्यवस्था जो पिछले 30 साल से चली आ रही है, जिसमें प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है और आपकी उन जगहों को कम किया जा रहा है, तो हमें जरूर इस चीज को और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए, देश को ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए जरूरी है कि हमें प्राइवेट सेक्टर में भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए। ये हमें का मतलब यह है कि भारत के आम नागरिक को रिप्रेजेंटेशन चाहिए,
भारत के आम नागरिक को वहां पे रिप्रेजेंटेशन चाहिए, जो लोग भारत को खूबसूरत बना रहे हैं, जो मजदूर भारत को खूबसूरत बना रहे हैं, जो किसान भारत को खूबसूरत बना रहे हैं, जो और साथ ही जो 4th क्लास उसमें काम कर रहे हैं, उनके बेटे बेटियां कब ऊपर की पोजीशंस में जाएंगे, ये तभी संभव हो सकता है जब हम संवैधानिक प्रावधान वहां पे करें। इसके लिए सरकार की मंशा जो है बड़ी बेईमानी वाली रही है। पिछली सरकार में भी ऐसा होता रहा। यूपी वाली सरकार में बार बार वो डिमांड नहीं कर रहे थे, एडवाइस कर रहे थे कि भाई देख लीजिए अगर कर सकते हैं तो प्राइवेट सेक्टर को। उन्होंने कुछ नहीं किया। इस सरकार ने भी अपनी तरफ से कोई सकारात्मक पहल इसमें नहीं की है। ये जब तक ये चीजें नहीं होंगी तब तक आप जो है कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को अनसक्सेसफुली पाएंगे, उतनी खूबसूरती यहां पे नहीं आ पाएगी। तो हमें अगर लोकतंत्र को सफल बनाना है कंटेम्प्रेरी टाइम्स में, तो चीजों को समझना होगा कि भाई यहां पे ज्यादातर या सभी कम्युनिटीज जो हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं है कि कोई सेरेमोनिक एक किसी व्यक्ति को आप किसी खास जगह पे बैठा देंगे। ठीक है, एक जगह भी होना चाहिए, टॉप पोजीशंस पे भी होना चाहिए, बट एक्चुअल डिसीजन मेकिंग बॉडीज जहां पे भारत के वास्तविक निर्णय लिए जा रहे हैं, वहां पे आपका प्रतिनिधित्व चाहिए। ये प्रक्रिया बढ़ रही है, लोग पहुंच रहे हैं। मैं समझता हूं कि अच्छा मूव चल रहा है देश के अंदर, मूवमेंट हमारा काफी स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन अभी उसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश है। रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, रिजर्वेशन के साथ साथ रिप्रेजेंटेशन चाहिए। ये चीजें आगे बढ़ाने वाली है। दूसरी बात, जो लोकतंत्र को अगर हमें सफल बनाना है तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पे मैं जरूर कुछ कहना चाहूंगा। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन इंडिया बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रही है। आप यकीन नहीं करेंगे कि भारत में ज़्यादातर जो मजदूर काम कर रहे हैं, ज़्यादातर का मतलब ये है कि लगभग 90% जो मजदूर काम कर रहे हैं, 90% वर्कर्स इन इंडिया आर वर्किंग ऑन 10,000 और लेस देन 10,000 पर मंथ। 8,000, 9,000, 7,000, 6,000 भी कर रहे हैं, 5,000 पे भी कर रहे हैं। मेजॉरिटी लोग जो हैं वो 10,000 से नीचे कर रहे हैं या 5 और 10 के बीच में कर रहे हैं। ये बहुत ही प्रॉब्लम। 5,000 रुपए सोचिए ना क्या होता है, कैसे उनका काम चलने वाला है। इसमें सरकार को जरूर इस चीज को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। हमारा आर्टिकल 38, 39 इस बात की ताकीद करता है कि भाई गैर बराबरी जो है आर्थिक क्षेत्र में, खासतौर पे इनकम में और स्टेटस में, उसको खत्म किया जाना जरूरी है। अदरवाइज इस टोकनिज्म से काम चलने वाला नहीं है। हमें इस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी देश कमजोर लोगों के सहारे महान नहीं बन सकता। भारत के जातिवादी लोगों को यह समझना चाहिए, भारत के उन लोगों को यह समझना चाहिए जो वास्तव में अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत देशभक्त हैं, कि कोई भी देश महान तब तक नहीं बन सकता जब तक कि उसके लोग महान ना हो। और लोग महान होने का मतलब यह है कि जब तक उसके लोग समर्थ ना हो, जब तक उसके लोग ज्ञानवान ना हो, जब तक उसकी आर्थिक समृद्धि ना हो, भूखे नंगे कमजोर लोगों के द्वारा महान देश का निर्माण नहीं हो सकता है। अगर भारत में 80-90% लोग जो हैं 2 समय का ठीक से खाना नहीं खा पा रहे हैं, या 80-90 करोड़ लोग 2 समय का खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि अभी हमें मंजिल हमारी बहुत दूर है। कैसे हम अपना वो कर सकते हैं? हमें इस बात की ताकीद करनी पड़ेगी कि हर व्यक्ति जो तथागत बुद्ध का और हमारे सारे नायक नायिकाओं के संघर्ष का सामुच्य है, अप्पदीप भव, कोई व्यक्ति किसी का गुलाम ना हो, कोई व्यक्ति किसी के पीछे ना चले, हर व्यक्ति सेल्फ रिलायंट, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। और ये सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट तभी हो पाएगा जब जो मतलब सरकार का मतलब क्या है? सरकार का मतलब सिर्फ कोई न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका ही नहीं है। सरकार का मतलब सीधे सीधे 50 लाख करोड़ रुपए हर साल खर्च करने का अधिकार। 50 लाख करोड़, ये सिर्फ केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं। यूपी सरकार ने 8 लाख करोड़ किया, किसी ने 4 किया, किसी ने 6 किया। मतलब हो सकता है कि पूरे देश को मिला के 150 लाख करोड़ का हर साल खर्चा हो रहा है। तो सरकार का मतलब ये है कि 150 लाख करोड़ कहां खर्च होने हैं? शिक्षा में खर्च होने हैं, रोजगार में खर्च होने हैं, या उल जुलूल इधर उधर खर्च करके आप जो है व्यवस्था को ऐसे ही बनाने रखना चाह रहे हैं। तो हमें इस चीज की ताकीद करनी पड़ेगी कि हर व्यक्ति स्वनिर्भर हो पाए, हर व्यक्ति सेल्फ रिलायंट हो पाए। और अगर अपनी शब्दावली में बात करें तो अप्पदीप भव की बात आगे बढ़नी चाहिए। बाबा साहब कहते हैं कि टोकनिज्म से काम नहीं चलने वाला है। एक व्यक्ति को बना दिया, खुश हो गए, एक व्यक्ति को प्रोफेसर बना दिया, खुश हो गए, एक व्यक्ति को मंत्री बना दिया, खुश हो गए। इस बात में मुझे कहने में कोई शक वो गुरेज नहीं है कि पीछे टोकनिज्म कुछ ज्यादा ही चल रहा था। एक मंत्री हो गया, एक डीएम हो गया उत्तर प्रदेश के 80 जिलों में, बहुत खुशी की बात हो गई।
ऐसे नहीं होना है। ये आपको प्रोपोर्शनेट चाहिए, ये आपको अनुपातिक चाहिए, तब जाके बात बनेगी। और जब अनुपातिक होगा तो जो व्यक्ति हैं उनको भी अपने आप को असर्ट करने में थोड़ी सुविधा हो जाएगी कि भाई हमारे भी आसपास 2 4 5 लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। अकेला तो बेचारा अपनी कुर्सी को ही संभालता रह जाएगा, उसको तो और किसी छोटे मोटे काम में 100 200 500 रुपए के उसमें इंक्वायरी कर देते हैं और फिर देखिए क्या उसका हवाई जहाज बनाते हैं। हर जगह इस तरह का काम चलता है। हमें दूसरी बात बाबा साहब कह रहे हैं कि जो एजुकेशन, इंडस्ट्री एंड गवर्नेंस जो है इसको इंक्लूसिव बनाना है। और ये अच्छी बात है, आज की सरकार भी इस बात को कह रही है, पिछली सरकारें भी कहती आ रही थी, लेकिन किसी नारे में मत जाइए, उनके कहने से काम बनने वाला नहीं है। हमें खुद इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। जो बाबा साहब ने जिस बात को कहा कि भाई ठीक है, गांधी की भावना बहुत अच्छी है कि लोगों का हृदय परिवर्तन होना चाहिए, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लोगों का हृदय परिवर्तन हो, वो भी अपने आप को इंसानियत की लड़ाई का हिस्सा बनाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भाई अगर उसको होना होता तो कभी का कर दे, बदल जाता। अगर उसको बदलना है तो ये बदलाव आएगा आपकी अपनी ताकत से, ये बदलाव आएगा आपकी अपनी क्षमता से। अगर आप योग्य हैं, सक्षम हैं, ताकतवर हैं तो सामने वाला बदलेगा। और मुझे इस बात को कहते हुए खुशी हो रही है कि आप अपनी ताकत को समझ रहे हैं। सामने वाला जो है वो आपके बदलाव को, आपके जो ताकत है उसका धीरे धीरे नोटिस ले रहा है और व्यवस्था जो है वो कहीं कहीं लोकतांत्रिक हो रही है। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर 20 साल पहले की बात करें तो एक भी प्रोफेसर नहीं था दिल्ली यूनिवर्सिटी में। 1997 में रिजर्वेशन लागू हुआ, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, मतलब 30 साल पहले। लेकिन आज सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 2500 प्रोफेसर्स हैं, 2500। SC ST OBC को मिला के 5000 के आसपास हैं। तो ये संख्या बढ़ रही है, काफी उस तरीके से बढ़ रही है, लेकिन ये आपको अपनी ताकत से इसको स्वीकार करना पड़ेगा। बस लास्ट बात मैं कहूंगा कि इतने दिन से ये गैर बराबरी या लोकतंत्र मजबूत नहीं हो पा रहा। पॉलिटिकल साइंस में इसकी बहुत सारी थ्योरी हैं। एक थ्योरी है कि भाई सिर्फ 5 साल में वोट डाल के आपका कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता है। इनफैक्ट बाबा साहब ने 1956 में BBC वाले में कहा है, जो मैं बाद में कहने वाला हूं। और ये वो कहते हैं कि भाई इससे बात नहीं बन जा रही है कि 5 साल में आपने एक बार अपना वोट डाल दिया और बात हो गई। आपको तो अब ये भी पता नहीं है, क्योंकि वोट अब ज्यादातर किस चीज को डाल रहे हैं। और ये बात बाबा साहब ने बात कही है 1956 में या शायद 55 का है, वो BBC का एक इंटरव्यू है। कहते कि आप तो व्यक्ति को तो वोट ही नहीं डाल रहे हैं। आप व्यक्ति को वोट कहां डाल रहे हैं, आप तो सिंबल को वोट डाल रहे हैं। और उस समय पे उन्होंने कहा है कि भाई उस समय पे सिंबल जो था, एक खास पार्टी का सिंबल था, वो बैल था, बैल, बुल। कहते कि आप तो बुल को वोट डाल रहे हैं, आपको यही पता नहीं कि उसके पीछे गधा या घोड़ा है। ये गंभीर बात है। यू आर नॉट, इनफैक्ट इन इंडिया डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाने में पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। किसी खास पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को एक तरीके से अपना बंधुआ बना लिया। विप के द्वारा, पार्टी डिसिप्लिन के द्वारा कोई भी व्यक्ति पार्टी लाइन से बाहर जा ही नहीं सकता है। उसके कॉन्स्टिट्यूंसी का इशू है, लेकिन वो नहीं उठा सकता क्योंकि पार्टी ने मना कर दिया है उसको। तो ये वाली जो प्रॉब्लम आ रही है कि हम अपने किसी प्रतिनिधित्व को चुनते हैं तो वो प्रतिनिधित्व चुना तो हमारी वोट से जा रहा है, लेकिन वो किसी पार्टी का चुना जा रहा है। और जब ये प्रतिनिधित्व खास तौर पर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी का हो तो एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। ऐसे ऐसे कलाकार हैं कि चुनाव में वोट मांगने जा रहे हैं, नीचे बैठे हुए हैं, बाकी लोग ऊपर बैठे हैं और वो नीचे बैठा भाई जेब में मतलब हैं। बड़े बुरे उदाहरण हैं ये, लेकिन ऐसे ऐसे हैं। तो इसका मतलब सीधा सा ये हो रहा है कि हम जो लोकतंत्र, जिस खूबसूरत लोकतंत्र को बनाना चाहते हैं, जो सोशल डेमोक्रेसी को डेवलप करना चाहते हैं, ये सिर्फ प्रोसीजरल नहीं होनी चाहिए, प्रक्रियात्मक नहीं होनी चाहिए कि 5 साल में चुनाव हुए, कुछ लोग चुने और उसके बाद मामला खत्म हो गया और 5 साल तक ऐसे ही चलता रहा। बल्कि सब्सटेंशियल होनी चाहिए। सब्सटेंशियल का मतलब वास्तविक होनी चाहिए। कोई कह रहा है कि भाई प्रजा और राजा, अरे भाई क्या खेल लगा रखा है आपने कि प्रजा और राजा? ये लोकतंत्र का टाइम है। लोकतंत्र में प्रजा नहीं होती है, सिटीजन्स होते हैं।
नागरिक होते हैं। यहां पे कोई राजा प्रजा नहीं है। अब आपका वो प्रतिनिधित्व करता है, वो चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वो मेंबर ऑफ असेंबली हो, जो भी व्यक्ति हैं वो आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो एक तरीके से आपके सर्वेंट हैं, सिविल सर्वेंट हैं, वो पब्लिक सर्वेंट हैं। और इसी तरीके से बातों को समझा जाना चाहिए। लेकिन अभी हम उस बात पे नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा फ्यूडल है। हमारा जो सिस्टम है, मतलब जो सोशल सिस्टम है, जो इकोनॉमिक सिस्टम है, वो फ्यूडल है, वो कास्टिस्ट है, वो एलिटिस्ट है। और अब तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली, मतलब कह सकते हैं कि जिसको आप पूंजीवाद कहते हैं, या उस तरीके से जहाँ पे अमीर अमीर और गरीब गरीब और खाई बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ती जा रही है। तो इस दूरी को समाप्त करने की ज़रूरत होगी। प्रोसीजर और सब्सटेंशियल डेमोक्रेसी को की जो खाई है उसको दूर करने की ज़रूरत होगी। और बस एक बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि इस सब के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी जाएंगी, बहुत सारे लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन कोई किसी को राज न दे है, जो ले है निज बल से ले है। राज की तो बात छोड़ दीजिए, कोई आपको शिक्षा भी नहीं देगा, कोई आपको सम्मान भी नहीं देगा। तो जब तक आप भारत में समान शिक्षा की व्यवस्था नहीं करा लेते, ये हम सब की जिम्मेदारी है, हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है जो बाबा साहब के संविधान के द्वारा, महापुरुषों के आंदोलन के द्वारा अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा है। उन सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जितना संभव हो सके भारत में सबके लिए, जाति धर्म क्षेत्र भाषा से ऊपर जाके सबके लिए समान शिक्षा के अभियान की शुरुआत करें। सबको ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी एजुकेशन की बात करें। जब तक क्वालिटी एजुकेशन भारत के लोगों को नहीं मिलेगी, तब तक भारत में स्वस्थ लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती है। और उसके लिए एक ही पैमाना स्टार्टिंग में हो सकता है कि भारत में हर वो बच्चा जो पढ़ रहा है या जो पढ़ना चाहता है, 12वीं क्लास तक हर जाति धर्म क्षेत्र के बच्चे को कंपलसरी रेजिडेंशियल एजुकेशन मिलनी चाहिए। कंपलसरी रेजिडेंशियल एजुकेशन मिलेगी तो उसके अंदर एक फीलिंग आएगी। क्लास में अभी आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, क्लास में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, थोड़ी देर बाद जो है अपने घर चला जा रहा है, घर में वही उनके वहां तो फ्रेंच केक खाने वाले हैं, तो उसका जब वो स्कूल में आता है तो वो उसी एटीट्यूड से आता है। दूसरा एक बच्चा वो है जिनकी माँ या पिता जो हैं बेचारे झाड़ू पोछा करके जो है किसी तरीके से बच्चे को स्कूल में भेज रहे हैं, तो फिर वो उसी माहौल में चला जाता है। 1 घंटा हम पढ़ाते जरूर हैं, बराबरी की बात उसको सिखाते जरूर हैं, लेकिन 23 घंटा तो वो उस तरह के गैर बराबरी की व्यवस्था में उससे कुछ खास बन नहीं पा रहा है। एक आध ही कोई बिरला होता है जो उस षड्यंत्र को तोड़ पाता है, उस चक्रव्यूह को तोड़ पाता है और आगे बढ़ पाता है। लेकिन अगर यही रेजिडेंशियल एजुकेशन हो जाए तो फिर चाहे अमीर हो या गरीब हो, सबको एक जैसे हॉस्टल में रहना पड़ेगा, एक जैसा खाना खाना पड़ेगा, हो सकता है एक जैसी ड्रेस पहननी पड़ेगी, एक तरह का माहौल हो जाएगा। तो ये जो अमीरी गरीबी का, ऊंच नीच का और दूसरे तरह की जो समस्याएं आ रही हैं, उसमें बहुत हद तक हमें उनको तोड़ने में सफलता मिल सकती है। और हो सकता है कि अभी जो हम कहीं जाति धर्म क्षेत्र के लंबरदार पैदा कर रहे हैं, हम अपनी क्लासों में भी ऐसे ही कर पा रहे हैं अभी, तो हो सकता है कि अगर समान शिक्षा मिल जाए, समान रेजिडेंशियल एजुकेशन उनको मिल जाए, तो हम भारतीय नागरिक पैदा करने लगें अपने क्लास के अंदर। और भारतीय नागरिक पैदा करने लगेंगे तो भारत में सच्चा लोकतंत्र स्थापित हो पाएगा, भारत में सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो पाएगी। और यही वास्तव में बाबा साहब की का उद्देश्य था, भारत को महान देखने का, भारत को प्रबुद्ध देखने का। इन्हीं सब नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।